आज हमारे सामने जो जानकारी है वो पॉक्सो एक्ट 2012 से जुड़ी है। जी। ये सिर्फ एक कानून का नाम नहीं है, ये बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ही संवेदनशील और शक्तिशाली विषय है। आज हमारा मकसद इस कानून की तह तक जाना है, इसे आसान भाषा में समझना है। बिल्कुल। पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इसका नाम ही इसका मकसद काफी हद तक साफ कर देता है। और यहीं से पहला सवाल दिमाग में आता है। ये कानून 2012 में आया। इससे पहले हमारे पास भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी तो थी ही, जी। जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो फिर अचानक एक बिल्कुल नए और इतने सख्त कानून की जरूरत क्यों आन पड़ी? आईपीसी में ऐसी क्या कमी थी? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, कमी एक नहीं कई थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आईपीसी एक सामान्य आपराधिक कानून है। वो एक बच्चे और एक वयस्क के बीच के अपराध को एक ही नजर से देखता था। अच्छा। उसमें बच्चे की मानसिक स्थिति, उसके डर और उसके साथ हुए अपराध की गंभीरता को समझने के लिए कोई खास प्रावधान थे ही नहीं। कई अपराधों की परिभाषाएं, जैसे यौन उत्पीड़न, वो बहुत धुंधली थीं। मतलब कानूनी दांवपेच की गुंजाइश बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा। अपराधी अक्सर परिभाषाओं की इन्हीं कमियों का फायदा उठाकर बच निकलते थे। दूसरी बड़ी समस्या प्रक्रिया की थी। अब सोचिए, एक बच्चा जिसके साथ इतना भयानक अपराध हुआ है, उसे उसी पुलिस स्टेशन और उसी कोर्ट के माहौल से गुजरना पड़ता था जहां एक खूंखार अपराधी को लाया जाता है। ओह। ये उसके लिए दोबारा एक मानसिक आघात जैसा था। कोई काउंसलिंग, कोई सपोर्ट सिस्टम, कुछ भी तय नहीं था। मैं कल्पना कर सकता हूँ एक बच्चे के लिए कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर अपने आरोपी के सामने कुछ भी कह पाना कितना मुश्किल और डरावना होता होगा। पूरी प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ बच्चे पर केंद्रित हो, जो बच्चे को अपराधी के बराबर ना समझे, बल्कि उसे सुरक्षा दे, सम्मान दे। इसी सोच के साथ भारत की संसद ने ये कानून बनाया और इसे 14 नवंबर 2012 को यानी बाल दिवस के दिन लागू किया गया। तो ये तो साफ है कि जरूरत क्यों थी। अब समझते हैं कि ये कानून करता क्या है। इसके दायरे में किस किस तरह के अपराध आते हैं? क्या ये सिर्फ गंभीर शारीरिक हमलों तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसका दायरा बहुत वसी है, बहुत बड़ा है। इसमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध तो हैं ही, लेकिन साथ ही यौन हमला मतलब सेक्सुअल असॉल्ट भी है, जिसमें शरीर के निजी अंगों को गलत नियत से छूना शामिल है। और आजकल जो अपराध डिजिटल दुनिया में हो रहे हैं, उनका क्या? ये कानून उस लिहाज से भी काफी आगे की सोच रखता है। इसमें यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट भी शामिल है, जिसमें अश्लील इशारे करना, टिप्पणी करना या तस्वीरें दिखाना, ये सब आता है। अच्छा। और जो आप डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी इसमें स्पष्ट प्रावधान है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मतलब बच्चों की अश्लील सामग्री बनाना, रखना या शेयर करना, ये एक बहुत गंभीर अपराध है। इसके अलावा ऑनलाइन ग्रूमिंग मतलब इंटरनेट पर बच्चों से दोस्ती करके उन्हें फंसाना? हाँ, बिल्कुल। उन्हें यौन शोषण के लिए तैयार करना या किसी बच्चे का पीछा करना, जिसे स्टॉकिंग कहते हैं, ये सब इसके दायरे में आता है। तो संक्षेप में कहें तो बच्चे को यौन रूप से नुकसान पहुंचाने वाली लगभग हर हरकत इस कानून की पकड़ में है। अच्छा, जब हम अपराधी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक बाहरी अजनबी की छवि बनती है। क्या ये कानून सिर्फ उसी पर लागू होता है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि ज्यादातर मामलों में अपराधी कोई जानकारी होता है, कोई रिश्तेदार, पड़ोसी। हाँ, रिश्तेदार, पड़ोसी, शिक्षक। पॉक्सो इस मामले में कोई भेदभाव नहीं करता। अपराधी कोई भी हो सकता है, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर, परिवार का सदस्य या कोई अजनबी। कानून की नजर में अपराध अपराध है। एक मिनट, क्या इसमें एक बच्चा भी अपराधी हो सकता है? मान लीजिए किसी किशोर ने दूसरे बच्चे के साथ कोई यौन अपराध किया हो। हाँ, कानून उस पर भी लागू होता है। अगर अपराध करने वाला भी 18 साल से कम उम्र का है तो मामला पॉक्सो के तहत ही दर्ज होगा, लेकिन उसकी सुनवाई और प्रक्रिया किशोर न्याय अधिनियम मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत होगी। सजा देने का तरीका अलग होगा, लेकिन उसे अपराध से छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, अब उस पहलू पर आते हैं जिसे इस कानून की आत्मा कहा जाता है, इसकी चाइल्ड फ्रेंडली प्रक्रिया। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या है? एक पुलिस स्टेशन में, एक कोर्ट में ये कैसे दिखता है? इसका मतलब है कि सिस्टम बच्चे के आराम और सुरक्षा के हिसाब से खुद को ढालता है, न कि बच्चे को सिस्टम के हिसाब से ढलना पड़ता है। अच्छा। जैसे बच्चे का बयान पुलिस स्टेशन के उस तनाव भरे माहौल में नहीं लिया जाएगा।
पुलिस, वो भी बिना वर्दी के, बच्चे के घर या उसकी पसंद की किसी सुरक्षित जगह पर जाकर बयान लेगी। और अगर पीड़ित लड़की है तो बयान सिर्फ एक महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करेगी। और कोर्ट की प्रक्रिया, वो आरोपी से आमना सामना होने का डर तो सबसे बड़ा होता है। उसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। प्रक्रिया के किसी भी चरण में बच्चे को आरोपी के सामने नहीं लाया जाता। किसी भी चरण में नहीं? नहीं। कोर्ट में गवाही भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या जज के चेंबर में एक पर्दे के पीछे से हो सकती है, ताकि बच्चा बिना डरे अपनी बात कह सके। ये सच में बहुत बड़े बदलाव हैं। और मैंने पढ़ा है कि इसमें केस निपटाने की एक समय सीमा भी है। हाँ, और ये बात तो हमारी न्याय व्यवस्था में किसी चमत्कार जैसी लगती है। कानून कहता है कि बयान दर्ज होने के दिन से लेकर कोर्ट का फैसला आने तक पूरी प्रक्रिया 1 साल के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। 1 साल। जहां हमारे यहाँ केस पीढ़ियों तक चलते हैं, वहां 1 साल की डेडलाइन, ये तो लगभग असंभव लगता है। क्या ये वाकई हो पाता है? देखिए, ये एक आदर्श स्थिति है और असलियत में इसमें चुनौतियां आती हैं। कोर्ट पर केस का बोझ बहुत ज्यादा है, लेकिन ये समय सीमा सिस्टम पर एक नैतिक और कानूनी दबाव बनाती है कि बच्चों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाए। ये एक लक्ष्य है जिसे पाने की लगातार कोशिश की जाती है। इसी कानून में एक और चीज है जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगती है। अनिवार्य रिपोर्टिंग, मतलब मैंडेटरी रिपोर्टिंग का नियम। ये सिर्फ पुलिस या वकीलों के लिए नहीं, बल्कि हम सब आम नागरिकों के लिए। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये इस कानून का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। सेक्शन 19 साफ कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, डॉक्टर हो, पड़ोसी हो या कोई राह चलता इंसान, उसे ये पता चलता है या शक भी होता है कि किसी बच्चे के साथ यौन अपराध हो रहा है, तो उसकी सूचना पुलिस या चाइल्ड लाइन को देना अनिवार्य है। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है, चुप रह जाता है ये सोचकर कि ये दूसरे का मामला है, तो वो खुद एक अपराधी बन जाता है। क्या? हाँ, जानकारी छिपाने पर उस व्यक्ति को सजा हो सकती है। यह कानून कहता है कि बच्चों की सुरक्षा सिर्फ माता-पिता की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता? मान लीजिए किसी पड़ोसी को सिर्फ शक है, कोई पक्का सबूत नहीं, क्या रिपोर्ट ना करने पर उसे भी सजा हो सकती है? ये एक व्यावहारिक चिंता है। कानून शक होने पर भी रिपोर्ट करने को कहता है, क्योंकि एक बच्चे की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी नीयत सही है और आपने शक के आधार पर रिपोर्ट किया जो बाद में गलत निकला, तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, ये एक राहत है। लेकिन हाँ, जानबूझकर झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान भी है। तो कानून ने एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। ठीक है, प्रक्रिया मजबूत है, समाज की जिम्मेदारी तय है, लेकिन इससे पहले कि हम सजा पर बात करें, इस कानून में एक और बहुत ही असाधारण बात है। सेक्शन 29 ये कहता है कि आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना होगा। ये तो हमारे इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, मतलब जब तक दोषी साबित न हो जाए तब तक निर्दोष वाले सिद्धांत के बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल, और यही इस कानून को इतना शक्तिशाली बनाता है। इसके पीछे सोच ये थी कि यौन अपराध बंद कमरों में होते हैं, बच्चे अक्सर डरे हुए होते हैं, उनके पास सबूत नहीं होते, और वो कोर्ट में किसी मंझे हुए वकील के सामने ठीक से बोल भी नहीं पाते। ये नियम उस शक्ति के असंतुलन को ठीक करता है। ये कहता है कि अगर एक बच्चे ने आरोप लगाया है और शुरुआती जांच में कुछ तथ्य मिलते हैं, तो अदालत ये मानकर चलेगी कि आरोपी दोषी है। और अब ये साबित करने का भार आरोपी पर है कि उसने ये अपराध नहीं किया। जी हाँ। तो अब आते हैं सजा पर। इतनी मजबूत प्रक्रिया और सबूत के इतने कड़े नियम के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो सजा कितनी सख्त है? सजा अपराध की गंभीरता के हिसाब से अलग-अलग है। यौन हमले के लिए कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा है। अगर यही हमला गंभीर प्रकृति का है, जैसे बच्चा दिव्यांग हो या अपराधी कोई पुलिस वाला या डॉक्टर हो जो अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा हो, तो इसे एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहते हैं और सजा 5 से 7 साल तक हो सकती है। और सबसे भयानक मामलों में गंभीर दुष्कर्म यानी एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जैसे मामलों में सजा बहुत ही कठोर है। इसमें न्यूनतम सजा 20 साल है, जो उम्र कैद तक जा सकती है, और कुछ खास परिस्थितियों में मौत की सजा का भी प्रावधान है। मौत की सजा? क्या ये हमेशा से कानून का हिस्सा थी? नहीं, ये 2019 में एक महत्वपूर्ण संशोधन के बाद जोड़ी गई। उस समय देश में बच्चों के साथ गैंग रेप और उनकी नृशंस हत्या जैसी घटनाओं को लेकर बहुत गुस्सा था। हाँ, मुझे याद है। समाज और सरकार पर दबाव था कि कानून को और सख्त बनाया जाए।
इसी के जवाब में ये संशोधन लाया गया जिसमें न सिर्फ मौत की सजा का विकल्प जोड़ा गया बल्कि कई अपराधों में न्यूनतम सजा को भी बढ़ाया गया। तो ये कानून समय के साथ और भी सख्त होता गया है। अच्छा, ये पूरी चर्चा बहुत गहरी रही है। अगर कोई श्रोता सिर्फ 5 मुख्य बातें याद रखना चाहे, इस कानून के वो स्तंभ जिनके बिना ये अधूरा है, तो वो क्या होंगी? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से 5 सबसे जरूरी बातें हैं। पहली, ये कानून 18 साल से कम उम्र के हर बच्चे, लड़का हो या लड़की, दोनों पर समान रूप से लागू होता है। ठीक है। दूसरी, इसकी पूरी प्रक्रिया चाइल्ड फ्रेंडली है, बच्चे का हित सबसे ऊपर है। तीसरी, सेक्शन 19 के तहत अपराध की रिपोर्टिंग हर नागरिक के लिए अनिवार्य है, चुप रहना कोई विकल्प नहीं है। ये बहुत जरूरी है। चौथी, वो क्रांतिकारी नियम सेक्शन 29 जिसके तहत सबूत का भार आरोपी पर होता है, जिसे प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट कहते हैं। और पांचवी, सजा बहुत सख्त है जिसमें 2019 के संशोधन के बाद सबसे जघन्य अपराधों के लिए मौत की सजा तक शामिल है। आज हमने पॉक्सो एक्ट के हर पहलू को बहुत गहराई से समझा, इसके बनने की वजह से लेकर इसकी सख्त सजा और बच्चे केंद्रित प्रक्रिया तक। ये सिर्फ कुछ धाराओं का संग्रह नहीं है, ये समाज की सोच बदलने की एक कोशिश है। यहाँ पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है वो ये है कि ये कानून सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये समाज की सामूहिक जिम्मेदारी का एक घोषणा पत्र है। सही कहा। अनिवार्य रिपोर्टिंग का नियम साफ कहता है कि बच्चों की सुरक्षा सिर्फ पुलिस या अदालत का काम नहीं है, ये हम में से हर एक नागरिक का कर्तव्य है। ये कानून हमें चुप रहने का, अनदेखा करने का विकल्प नहीं देता। और यहीं पर ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। कानून हमें रिपोर्ट करने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन एक समाज के तौर पर हम ऐसी संस्कृति कैसे बना सकते हैं जहां किसी बच्चे के साथ हो रहे अन्याय की रिपोर्ट करना एक बोझ या किसी के मामले में दखल देना ना लगे, बल्कि एक नैतिक और बुनियादी जिम्मेदारी समझी जाए।